जाने क्यों वो शाम बहुत पुरस्कार थी। हर तरफ धुंध और गहरी खामोशी छाई हुई थी कि मुझे अपनी सांस की सरसराहट से भी खौफ आ रहा था। मैं उस दिन घर में अकेला था। अम्मा अब्बा उस दिन किसी की मैयत में गए हुए थे। उनको गए सुबह से शाम हो गई थी। मैं कमरे में बैठा अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था कि अचानक प्यास की शिद्दत से हलक को खुश्क हुआ तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला। कमरे में बैठे हुए मुझे पता ही नहीं चला कि मगरिब का वक्त हो चुका था। घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन की और किचन में जाकर फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली तो किचन की खिड़की जो बाहर गली में खुलती थी वहां से मुझे सामने वाले घर का दरवाजा नजर आया जो अभी अभी खुला था और अंदर से एक उधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला और उसके पीछे स्याह चादर में लिपटी एक लड़की थी जिसने नकाब से अपना चेहरा ढांप रखा था, मगर उसकी गोरी रंगत काली चादर में बहुत ज्यादा नुमाया हो रही थी, जबकि उसके चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा भी नजर आ रहा था। मैं महवियत से उसकी तरफ देख रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा है। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा मगर कोई नहीं था, और होता भी कैसे क्योंकि मैं तो वैसे भी घर में अकेला था। पानी पीकर मैंने बोतल फ्रिज में रखी और खिड़की के करीब जाकर देखा तो गली सुनसान पड़ी थी। जाने ये सामने किसका घर था और वो लड़की कौन थी? यही सवाल मेरे जहन में खलबलाने लगे। मेरा नाम अजहान अहमद है और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे, मगर उनकी ईमानदारी ने उन्हें माली तौर पर हमेशा पीछे ही रखा, वरना अब्बा के बराबर के वो लोग जो साथ ही नौकरी पर लगे थे आज सबके सब बैंक बैलेंस के मालिक थे और बंगलों में रहते थे। अब्बा ने हमेशा ईमानदारी को फौकियत दी और सफेद पोशी में जिंदगी गुजारी। मैं अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद होने के बावजूद बिगड़ा हुआ शहजादा नहीं था, बल्कि अपने मेरी तरबियत बहुत सख्ती से की थी ताकि मैं भी उनकी तरह अपनी इकदार का पास रखूं और जिंदगी उनके उसूलों के मुताबिक गुजारूं। मुझे अपने अब्बा की उस सख्त तबीयत और ईमानदारी से कोई शिकवा शिकायत न थी, बल्कि वो तो मेरे आइडियल थे। मैं खुद उनकी तरह बनना चाहता था, जिनको देखकर बड़े छोटे अदब से सलाम करते थे। मेरी अम्मा भी अब्बा जैसी बहुत नफीस मिजाज खातून थी। अब्बा ने अपनी नौकरी में किसी किस्म का समझौता नहीं किया था। इसी तरह अम्मा भी घरदारी और लेन देन के मामलात में बहुत मोहतात और सुघड़ थी। अब्बा की नौकरी ऐसी थी कि हर 3-4 साल बाद अब्बा का ट्रांसफर मुख्तलिफ शहरों में होता रहता था। इसलिए अब्बा अम्मा ने मेरे मुस्तकबिल का सोचकर ये फैसला किया था कि वो मुझे अपने साथ कभी कहीं तो कभी कहीं लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह मेरा पढ़ाई का हर्ज होता। इसलिए अब्बा ने मुझे 8वीं क्लास से ही कराची के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था और उसी के हॉस्टल में मेरी रिहाइश थी। स्कूल पूरा होने के बाद वहीं कॉलेज में दाखिला ले लिया और बस छुट्टियों में ही घर जाया करता था। हस्बे मामूल अब्बा का ट्रांसफर इस मर्तबा मरी के एक इलाका में हुआ था और अब्बा अम्मा वहां शिफ्ट हो गए। 3 माह गुजरे थे जब मैं 2 माह की छुट्टियों के लिए घर चला गया। मुझे घर आए चौथा रोज था कि अब्बा के दूर के कजन का इंतकाल हो गया, तो अब्बा अम्मा वहां ताजियत के लिए गए थे। चूंकि वो दूसरे शहर में थे इसलिए पूरा दिन गुजर गया था और अम्मा अब्बा अब तक लौटे नहीं थे। जब से मैं आया था पहले 3 दिन तो अपनी नींद पूरी करता रहा, घर से बाहर निकला ही नहीं था। एक तो कराची से मरी तक का सफर बहुत तवील था, दूसरा मरी का खूबसूरत और ठंडा मौसम मुझे नींद की वादियों में ही रखता था। मैं जी भर के अपनी नींद पूरी करना चाहता था। चौथा दिन भी कमरे में ही गुजार दिया क्योंकि अब्बा अम्मा तो घर में नहीं थे, और जब शाम के वक्त मैं कमरे से बाहर निकला तो किचन की खिड़की से जमीन पर चांद की झलक ने मुझे किसी और जहान में भेज दिया था, जहां मैं और बस मेरे खूबसूरत ख्यालात थे। मैं किचन से निकलकर बाहर गली में गया, मगर गली में कोई नहीं था। यहाँ बहुत कम मकान थे, जिनमें से किसी मकान के सामने लाइट जल रही थी, वरना ज्यादातर अंधेरा ही फैला हुआ था। सर्दी का मौसम होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रात हो चुकी है। मैं वापस घर आ गया। कुछ देर बाद अम्मा अब्बा वापस आ गए और हमने खाना खाया। उसके बाद मैं छत पर टहलने चला गया। हॉस्टल में रहने की वजह से मुझे वॉक की आदत पड़ चुकी थी। मैं रोज रात को लाजमी वॉक पर निकलता था और यहाँ आने के बाद घर की बड़ी सी छत ही मुझे वॉक के लिए बेहतरीन महसूस हुई। मैं जब छत पर गया उस वक्त 10-11 बजे का वक्त था, मगर ऐसे लग रहा था जैसे 3 बज रहे हों, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा था। किसी भी घर की छत या बालकनी की लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ सामने वाली छत की लाइट ऑन थी। हमारी छत से सामने वाली छत के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था,
क्योंकि दोनों घरों की छत आगे की तरफ बढ़ाकर बनाई गई थी। मुझे सामने छत की लाइट देखते ही वो लड़की याद आ गई जिसे आज शाम अपने किचन की खिड़की से देखा था। मैं अपनी छत पर खड़ा गौर से सामने वाली छत का जायजा लेने लगा कि शायद वो लड़की नजर आए, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता छत के दरमियान में एक मेज और 2 कुर्सियां पड़ी थीं। मेज पर चंद किताबें और चाय का मग भी रखा हुआ था। उस वक्त पर रोशनी काफी थी, इसलिए सारा मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मैं कुछ देर छत की जानिब देखता रहा, मगर कोई नजर नहीं आया, तो अपना ध्यान वॉक में लगा लिया। वॉक करते हुए 4-5 चक्कर लगाए थे कि अचानक वो लड़की मुझे वहां कुर्सी पर बैठी नजर आई। उसकी रंगत उस वक्त भी चमक रही थी। दुपट्टा गले में झूल रहा था और बालों को कैचर ने कैद कर रखा था। वो मेज पर रखी किताब में महव थी। मैं उसे देख रहा था और बेखबर सी अपनी किताब में मगन थी। मैं उसे देखते देखते छत की दीवार के करीब आ गया और उस वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश वो मेरी जानिब देखे, और मैं हैरत से कंग रह गया जब उसने अचानक उसी वक्त मेरी तरफ देखा जब मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागी थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी छत पर मुझसे दूर नहीं बल्कि मेरे बहुत करीब बैठी है और मुझे उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। उसकी नजरें जैसे ही मुझ पर उठी, मेरी नजरें एकदम झुक गईं और मैं हड़बड़ा गया। वो खिलखिला कर हंसने लगी। उसकी हंसी की झनकार मेरे कानों तक पहुंची और मुझे लगा जैसे पूरा इलाका ही उसकी हंसी की आवाज से गूंज रहा था। मैं तो उसकी सूरत पर मर मिटा था, मगर उसकी खूबसूरत हंसी ने भी मुझे अपना दीवाना बना लिया। मैं उसे एक टिक देख रहा था तो वो उठी और अपनी किताबें समेटकर चाय का मग उठाकर सीढ़ियों की तरफ भाग गई और उसके नीचे जाते ही छत की लाइट्स बंद हो गई, जिसकी वजह से गहरा अंधेरा छा गया। मैं ऐसे अंधेरे का आदी नहीं था, इसलिए एकदम से घर आ गया और जल्दी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे चला गया। मगर एक बहुत अजीब बात थी कि सीढ़ियां उतरते हुए मुझे लग रहा था जैसे पीछे से मुझे कोई पुकार रहा है। मैंने अपना वहम समझकर तवज्जो नहीं दी और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया, मगर उस परिवश का चेहरा मेरी नजरों में और उसकी खूबसूरत हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं उसी को सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह जैसे ही आंख खुली मुझे उसका ख्याल आया। मैं मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने लग गया और उसके बाद घर से बाहर चला गया। दरअसल मैं चाहता था कि वो लड़की घर से बाहर निकले तो मेरा उससे आमना सामना हो जाए, मगर काफी देर बाहर खड़ा रहने के बावजूद मुझे सामने वाले घर से कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। मैं वापस अपने घर चला गया और अम्मा से बैठकर बातें करने लगा। शाम को जब अब्बा वापस आए तो उनसे खूब ढेर सारी बातें करता रहा और खाने के बाद वॉक के लिए छत पर चला गया। अम्मा ने मुझे छत पर जाने से पहले एक बात कही थी कि ख्याल से ऊपर वॉक करना और जल्दी नीचे आ जाना। मुझे उनका ये कहना कुछ अजीब लगा था, मगर मैंने उनसे वजह नहीं पूछी और असबात में सर हिलाता हुआ ऊपर चला गया। आज भी सामने वाली छत पर कल जैसा मंजर था। लाइट जल रही थी और मेज पर किताबें और चाय का मग पड़ा था, मगर वो कहीं नहीं थी। मैं वॉक करने लग गया तो कुछ देर बाद वो कुर्सी पर बैठी नजर आई और फिर बिल्कुल कल की तरह हुआ। जब मैंने दिल में चाहा कि वो मेरी तरफ देखे तो उसने फौरन मेरी तरफ देखा, मगर आज मैं चौंक कर घबराया नहीं था। वो उठी और दीवार की तरफ आ गई। मैं एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसने दीवार के करीब आकर दोनों बाजू दीवार पर टिका दिए और कहने लगी, आज़ान, कैसे हैं आप? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो बोल पड़ी कि उसको मेरा नाम मेरी अम्मी से पता चला था। ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई। उसने अपना नाम कोमल बताया। वो थी भी कोमल कोमल सी। उसकी ना सिर्फ शक्ल खूबसूरत थी बल्कि उसकी आवाज भी बड़ी प्यारी थी। उसने मैट्रिक किया था और अब प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वो मुझे कॉलेज आने जाने के लिए घर से निकलती हुई दिखाई नहीं दी थी। उस रात उससे थोड़ी सी बात हुई, क्योंकि जब वो मुझसे बातें कर रही थी तो उससे किसी ने आवाज दी थी और वो जल्दी से भागकर नीचे चली गई और उसके जाते ही छत पर अंधेरा छा गया। वो अंधेरा जाने क्यों इतना खौफनाक होता था कि मैं भी डर जाता था और फटाफट नीचे चला गया। अम्मा अब्बा जल्दी सोने के आदी थे। मैं जब वॉक करके नीचे जाता तो वो सो चुके होते और अगले दिन भी मैं अम्मा से सामने वालों के बारे में पूछना भूल गया। अब मुझे रात का इंतजार था, कब रात हो और मैं ऊपर जाऊं और कोमल से मिल सकूं। खाने के बाद मैं ऊपर गया तो आज छत पर मेज कुर्सी तो मौजूद थी, मगर किताबें और चाय का मग नहीं था। मगर छत की लाइट जल रही थी। मैं कुछ इंतजार करता रहा
और फिर वॉक करने लग गया। मगर वॉक करते हुए भी मुझे आधा घंटा गुजर चुका था, मगर कोमल छत पर नहीं आई। मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर नजर डाली तो 12 बजने में 2-3 मिनट बाकी थे। मैं मायूस हो गया कि अब तो बहुत रात हो चुकी है, शायद वो सो चुकी होगी, क्योंकि इस इलाके के लोग जल्दी सोने के आदी थे। मैं नीचे जाने लगा, लेकिन जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो मुझे किसी ने आवाज दी। मैंने फौरन पलटकर सामने वाली छत पर दीवार पर बाजू रखे कोमल को खड़ी मुस्कुराते देखा। आज उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। मैंने उससे पूछा कि देर क्यों हुई, तो कहने लगी आज अब्बा की तबीयत खराब है। मैंने उससे पूछा कि उसके अब्बा क्या करते हैं, तो उसने बताया कि उसके अब्बा रिक्शा चलाते हैं और अम्मा का इंतकाल हो चुका है। घर में उसके और उसके अब्बा के अलावा कोई और नहीं रहता। जब वो मैट्रिक में थी तो तब उसकी अम्मा ज्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए कोमल ने कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। मगर फिर अम्मा का भी इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद कोमल का दिल नहीं चाहा कॉलेज जाने को, तो उसने प्राइवेट ही दाखिला ले लिया। वो सारा दिन घर के कामकाज में गुजारती है और रात को पढ़ने के लिए छत पर आ जाती है। बस यही उसकी जिंदगी की रूटीन थी। उस रात कोमल से काफी बातें होती रही, मगर मैंने नोट किया कि वो बातों के दौरान बार बार चेहरा नीचे करके कुछ नीचे की तरफ देखती थी। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उससे पूछ लिया। उसने जवाब दिया कि उसके पैरों में दर्द है और उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इसलिए बार बार अपने पैरों की जानिब देख रही है। मैंने उसे नीचे जाकर आराम करने का कहा। वो चली गई तो मैंने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। मैं नीचे आकर कमरे में लेट गया। अब रोज रात को उससे मुलाकात और बातें होने लगी। मैं बहुत खुश था, क्योंकि वो भी अब मुझसे प्यार करने लगी थी। हमें मिलते हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे। कोमल ने मुझे मना किया था कि मैं अपनी माँ से उसका जिक्र न करूं, वरना उनको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसी वजह से अम्मा से बात तक नहीं की। मगर एक रात ऐसा हुआ कि कोमल छत पर नहीं आई। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आई, तो मैं बेचैन हो गया। अगली सुबह होते ही मैंने घर से बाहर जाकर देखा तो कोमल के घर पर ताला लगा हुआ था, और ताला भी काफी पुराना लग रहा था। मैं वापस आया और अम्मा से पूछा कि ये सामने वाले कहाँ गए हैं, तो अम्मा ने एकदम हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, कौन सामने वाले? मैंने अम्मा से कहा कि सामने रिक्शे वाला अंकल और उनकी बेटी रहते हैं ना, और आप तो उनकी बेटी कोमल को जानती हैं, वो आपसे मिल चुकी है ना। अम्मा मेरी बात सुनकर हैरान और सख्त परेशान नजर आ रही थी। फिर अपना माथा पीट कर कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी कि आजान, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? सामने वाला घर तो 30 साल से बंद है, और मुझे ये बात बराबर वाली खुर्शीदा ने बताई थी, और उसने ये भी बताया था कि इस घर में एक अरसे से जिन्नात का बसेरा है, इसी वजह से वो घर बिकता है ना किराए पर चढ़ता है। मैं अम्मा का मुंह देख रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कहते रुक गया। अम्मा पूछने लगी कि क्या कहना चाह रहे थे, तो मैंने इनकार में सर हिलाया और उठकर अपने कमरे में चला गया। मुझे यकीन नहीं आया था कि जो कुछ अम्मा ने बताया है वो सच है, इसलिए जब अम्मा अब्बा रात को सोए तो मैं छत पर चला गया। आज छत पर लाइट नहीं जल रही थी। मैं फिर भी बेचैनी से छत पर टहलता रहा। बहुत अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मुझे महसूस हुआ कि जैसे सामने वाले घर में कोई ना कोई मौजूद है जो छत पर आया है। मैंने आवाज भी दी, मगर मुझे कोई जवाब न मिला, तो मैं नीचे अपने कमरे में चला गया। काफी देर बाद भी जब मुझे चैन न आया तो मैं टॉर्च लेकर गली में निकल गया। रात के 3 बज रहे थे और मुझे ये देखकर अजीब सी हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला नहीं था। मैंने हाथ से दरवाजा खोला तो दरवाजा फौरन अंदर की तरफ खुल गया। मैं धीरे धीरे अंदर की जानिब जा रहा था, क्योंकि आंगन और बरामदे में बिल्कुल अंधेरा था। उस घर के आंगन में दरख्त थे, जिनके पत्ते टूट टूट कर पूरे सहन में बिखरे हुए थे, और ये काफी बड़ा घर था। मैं बरामदे में जब पहुंचा तो बाएं जाने बिल्कुल सामने की तरफ एक दरवाजे से रोशनी आ रही थी। मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया। थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। मैं पूरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। वो पूरा कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। कमरे के दरमियान में एक बड़ा मेज था, जिस पर केक पड़ा था और कुछ तोहफे रखे हुए थे। पूरे कमरे में भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, और कमरे के अंदर एक और दरवाजा था। मैं वो खोल कर अंदर गया तो वहां भी सजा सजाया एक दूसरा कमरा था। मैं कुछ देर खड़ा चीजों का जायजा लेता रहा। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे बाहर वाला दरवाजा बंद हुआ है। मैं फटाफट अंदरूनी कमरे से बाहर वाले कमरे में पहुंचा तो इतने में कमरे के बैरूनी दरवाजे से 2 नफूस अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक को तो मैं किसी भी रूप में पहचान सकता था,
क्योंकि वो कोमल ही थी, मगर दूसरी औरत कौन थी वो मैं नहीं जानता था। वो दोनों सख्ते आलम में खड़ी मुझे देख रही थी, जैसे उनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई थी। फिर एकदम से उधेड़ उम्र की औरत को जैसे होश आया तो वो मुझे मुखातिब करके पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैं उससे पहले कि कुछ बोलता, कोमल मुझसे पहले बोल पड़ी। वो कहने लगी, अम्मी ये अजहान है और हमारे सामने वाले घर में रहते हैं। मैं हैरान हो गया, क्योंकि कोमल ने तो कहा था कि उसकी अम्मी का इंतकाल हो चुका है और वो अपने अब्बा के साथ यहाँ रहती है, मगर वो तो साथ खड़ी औरत को अम्मी कह रही थी। मैं ना समझी के आलम में कोमल की तरफ देख रहा था। कोमल की अम्मी ने थोड़ा सा आगे बढ़कर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, बेटा खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना जो कुछ तुमने यहाँ देखा है। मैं तजब्जुब में था, मगर कोमल की वालिदा के जुड़े हुए हाथ देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने फौरन उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मगर ये सब क्या है और क्या माजरा है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि सो ही अम्मी ने बताया था कि ये घर 30 साल से बंद है और यहाँ जिन्नात का साया है। और फिर कोमल तो बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही थी जैसी वो 2 हफ्तों से रोज मुझे मिल रही थी, मगर उसकी वालिदा के बाल बिखरे बिखरे से थे और कपड़े भी अजीब से पहन रखे थे। देखने से मालूम होता था जैसे वो कोई मांगने वाली औरत है, इसीलिए मैं हैरान परेशान सा था। कोमल ने मुझे मुखातिब किया और कहा कि आप बैठ जाएं, हम आपको सब कुछ बताते हैं। मैं वहीं रखे सोफे पर बैठ गया। कोमल की वालिदा मेरे बराबर वाले सोफे पर बैठ गई, जबकि कोमल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। कोमल की अम्मा ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा मेरा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जहां बेवा औरत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, और अगर उसके साथ बेटी हो तो फिर तो गोया जान ही अजाब में फंस जाती है। मैं जब बेवा हुई उस वक्त कोमल छोटी सी थी और अब ये 22 साल की हो गई है, मगर आज से 30 साल पहले जब मेरे मियाँ ने ये घर खरीदा था तो यहाँ मशहूर था कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है जो किसी इंसान को इस घर में रहने नहीं देते। मेरे मियाँ इन बातों को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने ये घर खरीद लिया। मगर अभी घर की मुरम्मत का काम जारी था कि इस घर के पीछे वाले सहन में खुदाई करवाई तो वहां से एक लाश बरामद हुई, जिसकी वजह से मेरे मियाँ डर गए और इस मकान को कुछ अरसे के लिए ऐसे ही छोड़कर दूसरा घर किराए पर ले लिया और हम वहीं रहने लग गए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जिन ख्यालात के मालिक थे उनके साथ रहना मुश्किल होता जा रहा था और मेरे मियाँ को ये तसल्ली नहीं थी कि उनकी होने वाली औलाद वहां महफूज रहेगी। इसलिए मेरे मियाँ ने अपना हिस्सा मांग कर ये घर खरीदा, पर हम नहीं जानते थे कि हमें यहाँ रहना कितना भारी पड़ेगा। मैं चूंकि उन दिनों उम्मीद से थी, इसलिए कोमल के अब्बा ने यहाँ रहना मुनासिब न समझा। हम किराए पर रहने लगे, मगर मेरे यके बाद दीगरे 3 बच्चे पैदा होते ही मरते रहे। 5 सालों में मेरे यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई थी और हम किराए के घर में ही रहते थे। हम अपने मरने वाले बच्चों के गम से निढाल थे कि हमने पलटकर इस घर की खबर तक न ली। ये सालों से बंद था और बंद ही पड़ा रहा। और फिर जब शादी के 8 साल बाद कोमल पैदा हुई तो सारे खानदान ने बातें बनाई, क्योंकि वो लोग लड़कियों को पसंद नहीं करते थे। पर कोमल के अब्बा ने किसी की ना सुनी। जब कोमल 11 साल की हुई तो एक एक्सीडेंट में कोमल के अब्बा का इंतकाल हो गया और तब से मेरे ससुराल वाले मेरे इस घर के पीछे पड़ गए। हालांकि उनमें से कोई भी कोमल और मुझे अपनाने और हमारा बोझ उठाने को तैयार नहीं था। उल्टा वो लोग कोमल की शादी ऐसी जगह करना चाहते थे जहां से उनको ठीक ठाक पैसा मिलता, मगर मैं माँ थी, मैं कैसे कोमल की शादी इतनी कम उम्र में करवा देती। इसलिए मैंने कोमल को लेकर अकेले रहने का फैसला कर लिया और इस घर के बारे में मशहूर कर दिया कि यहाँ जिन्नात है। और इस बात को सच साबित करने के लिए हफ्ते 10 दिन मैं एक मर्तबा रात गए यहाँ आकर कुछ ऐसा कर देती थी कि सब मेरे बोले गए झूठ को सच समझना शुरू कर दें। ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। मैं दुनिया से अपनी कोमल को छुपाती फिर रही हूँ, मगर इस बेवकूफ ने कुछ दिन पहले ऊपर छत पर तुम्हें देखा और तुम्हें पसंद कर बैठी, और आज तुम यहाँ हमारे सामने खड़े हो। मैं कोमल की अम्मा की बातें ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था कि ये इलाका किस तरह शाम से वीरान हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। इसलिए माँ बेटी इतने साल से जिन्नात वाली बात का भरम रचाए बैठी रही। मगर मैंने उनसे पूछा कि उनकी गुजर बसर कैसे होती है, तो ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि कोमल की माँ लोगों के घरों में काम करती है और अब वो कोमल की शादी कर देना चाहती है। मैंने उन दोनों से उनके किराए के घर का एड्रेस लिया और कोमल से एक खूबसूरत वादा करके अपने घर चला गया। मैंने दूसरी सुबह अम्मी को तमाम किस्सा सुना डाला। मेरी अम्मा भी बहुत हैरान थी, मगर अफसोस भी कर रही थी कि कैसे अपनों की बदौलत ही कोमल और उसकी वालिदा ने इतनी मुश्किल तरीन जिंदगी गुजारी।
आज कोमल से मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके हैं। मेरी अम्मी ने दूसरे दिन ही जाकर कोमल की अम्मी से मेरे लिए उसका हाथ मांग लिया था और फिर 1 हफ्ते में हमारा निकाह हो गया। और कोमल के अब्बा की वसीयत के मुताबिक उनका बंगले नुमा घर अब कोमल और मेरे नाम मुंतकिल हो चुका था, जिसकी वजह से कोमल का खानदान खामोश होकर बैठ गया। आज हम अपने घर में रहते हैं। कोमल की अम्मा भी हमारे साथ रहती हैं, मगर वो अपना खर्चा अपने घर के मिलने वाले किराए से करती हैं। वही घर जिसमें जिन्नात के बसेरे की बात मशहूर थी, मगर असल में वो बसेरा उस खौफ का था जो मुआशरे ने कोमल की माँ के अंदर उतार दिया था।